हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्लस टू का मेटलर्जी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारी जो एक्सट्रैक्शन के पार्ट थे, कंसंट्रेशन और जो भी जितने भी मेथड थे हम वो कर चुके थे। अब हमारी कुछ एक्सट्रैक्शन बची थी। एक्सट्रैक्शन के लिए हमने पिछली वीडियो में एलिंगम डायग्राम भी बनाया था। थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी करेंगे आज हम। थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी में हम एक्सट्रैक्शन करेंगे आज आयरन की। तो देखो, आयरन की जो होमोलाइट जो है आपकी किस्म है, ये चीप होती है। तो इसको हम ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से बड़ी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या है उसको समझेंगे। देखो, ब्लास्ट फर्नेस यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है, ध्यान से समझना इसको। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपके लिए कुछ नहीं है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। देखो, ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ फर्नेस के डबल कोनिकल फ्लास्क होती है, ये कोनिकल अरेंजमेंट होती है ये, ठीक है, डबल कप अरेंजमेंट, ठीक है, डबल कप अरेंजमेंट होती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो आपका ये बाउंड्री देख रहे हो, ये ब्रिक्स की बनी हुई बाउंड्री होती है। और यहाँ दो टायर्स लगे होते हैं जो हॉट ब्लास्ट का जो है ना झोंका देते हैं। मतलब कि यहाँ से इसको टायर को दबाते हैं, जो हॉट एयर होती है ना वो अंदर ब्लास्ट होती है, मतलब गरम गरम हवा के झोंके एकदम से अंदर जाते हैं। तो ये टायर्स इस काम आते हैं, यहाँ पर हॉट एयर को सप्लाई करने के काम आते हैं ये हॉट एयर ब्लास्ट टायर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रिक्स की अरेंजमेंट है, डबल कोनिकल फ्लास्क है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपका ओर जो है, ओर यहाँ से अंदर डाला जाता है, जो आयरन का ओर है। साथ ही साथ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम ओर के साथ यहाँ पर क्या डालते हैं, कोक और लाइमस्टोन रिडक्शन करवाते हैं, बताया था ना। पिछली वीडियो देखना, इसके लिए मैंने ये सब कुछ क्यों डाला, इसके लिए पिछली वीडियो देखना आप, ठीक है। तो ओर डाला यहाँ पर और उसमें कोक डाला और लाइमस्टोन डाला। कोक इसलिए डाला ताकि रिडक्शन बड़े इजीली हो सके यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है। आपने इसमें डाला क्या है, पहले यहाँ लिख देते हैं। हमने ओर डाला आयरन का, साथ में कोक डाला, ठीक है, प्लस हमने डाला यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका क्या है, लाइमस्टोन है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम ये कोक क्यों डालते हैं। मैंने ये बोला था कार्बन की कोई भी फॉर्म आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो ताकि यहाँ पर रिडक्शन हो सके, इसलिए यहाँ पर ये डाला जाता है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ टायर्स पे। हॉट एयर ब्लास्ट टायर डाले जाते हैं। होता कुछ ऐसे है, जो ये आपका ये ओर है, यहाँ से अलग अलग टेम्परेचर से जाता है। अभी अलग अलग टेम्परेचर की हम बात करेंगे कि किस टेम्परेचर पे क्या होता है। लास्ट में यहाँ पर आपका यहाँ पर ऊपर तो स्लैग आ जाती है। स्लैग यानी कि राख, जो हल्की होती है ना। जो मोल्टन पिग आयरन है वो भारी होता है, तो भारी आयरन तो नीचे बैठ जाता है, और जो स्लैग होती है यानी राख होती है वो यहाँ ऊपर आ जाती है, ऊपर तैरती रहती है, और यहाँ से उसको निकाल लिया जाता है स्लैग को। और यहाँ से आपका जो यहाँ पे एक होल रखा हुआ है, यहाँ से मोल्टन पिग आयरन को निकाल दिया जाता है। अब हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे कि किस जोन पे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर नीचे से, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर जो 2170 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पर जोन ऑफ कंब्यूजन शुरू होता है। जोन ऑफ कंब्यूजन यानी कि सबसे ज़्यादा हीट इस यहीं पर होती है, ठीक है। नियर द टायर कोक बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोक है वो इन टायर्स के पास किसकी फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस टेम्परेचर पे। क्योंकि देखो टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, तो इस टेम्परेचर पे जो हीट है वो काफ़ी मात्रा में निकलेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पर जोन ऑफ कंब्यूजन पे कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। जोन ऑफ कंब्यूजन पता लग गया। नियर द टायर्स जो ओर का कोक है आपका, वो बर्न करना शुरू करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो निकल जाएगा। तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, कंब्यूजन में क्या होगा, जो कोक है वो बहुत सारी हीट के साथ जब बर्न होगा तो CO2 बनाएगा, और रिएक्शन कैसी रहेगी, ये एक्सोथर्मक रिएक्शन रहेगी। ये लिख देती हूँ, एक्सोथर्मल रिएक्शन है, हीट काफ़ी सारी निकलेगी। और ये जोन ऑफ कंब्यूजन है जो 2170 टेम्परेचर पर ही पॉसिबल होती है। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन बनेगी वो होगी
1423 से लेके 1623 इन दोनों के बीच में लाइज करती है रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हम जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। ध्यान से समझना, हर टेम्परेचर का अपना राज है। वैसे तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो ब्लास्ट फर्नेस का 500 केल्विन से लेके 2200 केल्विन के बीच में ही वर्क करता है। तो यहाँ सेकंड जो आता है आपका वो है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन वर्ड से आप समझ गए होगे एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, जो ये लोअर पार्ट है फर्नेस का जहाँ का टेम्परेचर लाइज करता है 1423 से 1623 केल्विन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो लाइज करता है, ठीक है। और यहाँ पर CO2 जो फॉर्म हुई थी ना टायर्स के पास, वो मूव्स अप ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। यहाँ पर देखो CO2 प्रोड्यूस हुई थी ना इस वाले टेम्परेचर पे, अब वो CO2 क्या करेगी, ऊपर जाना शुरू कर देगी, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, ठीक है। और जो कोक होगा यहाँ पर, यहाँ पर कोक प्रेजेंट था इस फर्नेस के अंदर, वो कोक इस कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में मिलेगा और इसको रिएक्शन को चेंज कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। बात समझे। यहाँ पर देखो CO2 थी, ठीक है। यहाँ देखो मैंने भी बताई थी CO2 थी, तो देखो ये CO2 थी। अब इस ब्लास्ट फर्नेस में कोक है, तो वो इस कोक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगी और जो रिएक्शन को है कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज कर देगी। बैलेंस कर लेना इस रिएक्शन को, ठीक है। 2CO ही हो जाएगा बस, 2CO, ठीक है। बैलेंस कर दी मैंने। अब इस केस में क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होगी, ठीक है। टेम्परेचर फॉल्स कर रहा है यहाँ पे, तो रिएक्शन कैसी होगी, ये तो एक्सोथर्मल थी, तो ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एंडोथर्मल रिएक्शन होगी। देखो 2 पॉइंट कितने इजीली कर लिया आपने। सबसे पहले निचले वाले जोन में क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जोन ऑफ कंब्यूजन थी, हीट काफ़ी थी, तो एक्सोथर्मल थी। यही कार्बन डाइऑक्साइड जब कोक से मिली आगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होगी, रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मल, ठीक है। तो अगले टेम्परेचर पे चलते हैं, इससे ऊपर चलते हैं टेम्परेचर पर। उस टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ पर इस टेम्परेचर पर स्लैग की फॉर्मेशन होती है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। इस फॉर्म में ये मिडल पार्ट है फर्नेस का, ठीक है। मिडल पार्ट में यहाँ पर स्लैग बनेगी क्योंकि ऊपर तो रिडक्शन होगी, ठीक है, ऊपर तो रिडक्शन होगी ना, तो यहाँ पर क्या बनेगी आपकी स्लैग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मिडल पार्ट है फर्नेस का, टेम्परेचर 1123 है यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, ध्यान से समझना। इस पॉइंट पे होगा जो लाइमस्टोन है ना आपका, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। लाइमस्टोन किस में डिकम्पोज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, याद रखना। और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये फ्लक्स के रूप में काम करेगा, और सिलिका, जो सिलिका इम्प्योरिटी है, ठीक है, सिलिका इम्प्योरिटी की फॉर्म में कैल्शियम सिलिकेट जो कि एक स्लैग है उसके साथ ये बाहर आएगा, ठीक है। ये लाइमस्टोन इसलिए डाला जाता है ताकि सिलिका से मिलके स्लैग बनाए। जो आपका ये हेमेलाइट है इसके अंदर सिलिका नाम की इम्प्योरिटी है, उसी को तो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइमस्टोन डाला है ना, उसका काम ही क्या है, लाइमस्टोन क्या करेगा, यहाँ से सिलिका को कैल्शियम सिलिकेट के रूप में बाहर निकाल देगा। सबसे मेन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पर लिख भी दूंगी मैं बाद में, एक बार दोबारा बता रही हूँ। मिडल पार्ट है फर्नेस का, टेम्परेचर 1123 रहेगा, लाइमस्टोन डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। लिख देती हूँ। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 वो डिकम्पोज हो जाएगा किस किस में, CaO में और CO2 में, इसमें डिकम्पोज हो जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ से ये डिकम्पोज होगा ना, तो ये सिलिका, जो इस ओर में सिलिका इम्प्योरिटी है ना, उस इम्प्योरिटी के साथ मिलेगा और स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। स्लैग यानी यहाँ पर ये, ठीक है, इसीलिए इसको डाला गया ताकि वो स्लैग को, हमें करना ही क्या था, ओर में से जो स्लैग थी उसको तो बाहर निकालना था, तो वो कौन निकालेगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड निकालेगा। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो था आपका वो टूट गया, डिकम्पोज हो गया CaO और CO2 में। अब जो ये CaO है,
यहाँ अलग से लिख देती हूँ ताकि पता लगे। जो ये CaO है आपका, ये जो सिलिका इम्प्योरिटी है इसके अंदर SiO2, उस इम्प्योरिटी के साथ मिलेगा और स्लैग बनाएगा। ठीक है, CaSiO2। ठीक है, ये आपकी स्लैग की फॉर्मेशन आ गई। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर लाइमस्टोन क्यों डाला। ठीक है, लाइमस्टोन इसीलिए डाला ताकि जो ओर की इम्प्योरिटी है उसको वो निकाल सके। तो ये जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो फ्लक्स के रूप में काम करेगा। ठीक है, और ये सिलिका इम्प्योरिटी है, इसीलिए ये जो डाला गया था ताकि ये जो मिडल पार्ट है अपने आप टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, सिलिका इम्प्योरिटी से मिलेगा और ये इम्प्योरिटी को बाहर निकाल देगा। अगला टेम्परेचर देखेंगे हम 823 के पास है। 823 के पास यहाँ पर इसमें क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगी, जो ओर है आपका उसकी रिडक्शन होगी, जोन ऑफ रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जोन ऑफ रिडक्शन होगी। इसमें क्या होगा, ये अपर पार्ट है फर्नेस का, इसका टेम्परेचर 823 के नियर अबाउट है और जो इसमें ओर है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फेरस ऑक्साइड किसकी सहायता से, कार्बन मोनोऑक्साइड की सहायता से। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ था ना, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुआ था, वो यहाँ जाके आपका उसमें मिलेगा जो आपका ओर था। ठीक है, और वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ओर को FeO में। और यही तो आप चाहते थे, रिडक्शन ही तो करवाना चाहते थे। उसके बाद तो आप बड़े इजीली कर लोगे। यहाँ से होगा क्या, देखो जो आपका ओर था Fe2O3, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। ठीक है, नीचे वाला ना मिट जाए। Fe2O3 जो ओर था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला और आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होगी FeO की। अब देखो आगे तुम बड़े इजीली कर दोगे, प्लस CO2 रिलीज हुई, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको रिड्यूस करना कितना इजी हो गया, यहाँ पर देखो FeO। क्या करोगे, इसमें पिछले वाला मेथड लगाओगे, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या होएगा, Fe तो अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यही लिख देती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट FeO, ये इससे ही नेक्स्ट पॉइंट है। जो FeO है वो आपका CO से मिलेगा और Fe आयरन तो अलग हो गया आपका और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी अलग निकल गई। तो देखो यही तो आपने प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पे आपको ये प्रिपेयर हो गया। तो कितना इजी है, यहाँ रिडक्शन करवाया हमने इसका। ठीक है, और लास्ट अब आप पूछोगे कि इसका क्या काम है इस टेम्परेचर का। इस टेम्परेचर में क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जो ओर है आपका, और वो क्या करेगा, और लॉसेस मॉइस्चर, अपना मॉइस्चर ख़त्म कर देगा वो यहाँ पर। ठीक है, ये काम है इसका। ठीक है, और एंड बिकम्स पोरस। पोरस समझते हो ना क्या होगा, दरदरा सा होगा। अब देखो एक बात रहेगी यहाँ पे मैं बताना भूल गई, जहाँ जोन ऑफ फ्यूज़न भी है, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर है आपका जोन ऑफ फ्यूज़न। जोन ऑफ फ्यूज़न में क्या है, जो टेम्परेचर है इसका जोन ऑफ फ्यूज़न का वो रहता है आपका 1423 से लेके 1623 के बीच का टेम्परेचर होता है यहाँ पे। यहाँ स्पंजी आयरन जो है ना वो आपका मेल्ट होना शुरू कर देता है और डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ स्लैग में मेल्ट हो जाता है, जैसे कार्बन, सिलिको, जो भी आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें इस हेमलाइट में तो सिलिका इम्प्योरिटी थी, उसके साथ जो आपकी है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो आयरन होता है आपका फर्नेंस के अंदर इम्प्योर वैरायटी का, जिसको हम कास्ट आयरन कहते हैं या पिग आयरन कहते हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मोल्टन पिग आयरन। तो ये जोन ऑफ फ्यूज़न है।
तो देखो ये आपने आज एक्सट्रैक्शन की है और की, ठीक है। कौन से और की? हेमेलाइट की आपने एक्सट्रैक्शन की है। मैं पोज करती हूँ इसको। ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट वाइज आपने इसको लर्न करना है बस इन टेम्परेचर्स को। और आपने अगर इन टेम्परेचर को लर्न कर लिया, इस डायग्राम को समझ लिया अच्छे से, तो आपके ये पॉइंट अपने आप बड़े ईजिली कर सकते हो आप। कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको खुद ही करनी है जो एक्सट्रैक्शन कॉपर की करनी है। ट्राई करना, बिल्कुल सेम ऐसे है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन खुद करनी है आपको ये ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। ट्राई जरूर करना और ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक।